श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। कौन है ये जिसका नाम पूरे सोशल मीडिया पर आग लगाया हुआ है? जहां देखो हर जगह भारत के युवा इसी आदमी के बारे में जानना चाहते हैं और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मीडिया इन पर बात नहीं करना चाहती, बिजनेसमैन इन पर बात नहीं करना चाहते, लोग हिम्मत से बाहर इनके बारे में कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर ये है कौन? तो ये हैं भारत में स्थित 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों की वाट लगाने वाले राजू भाई, जिन्हें आप राजू दीक्षित के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का इस इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा और हाँ, सब्सक्राइब करना तो भूलकर भी मत भूलना। और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो उसके लिए दिल के गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों पर क्या जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे युवा पहले तो यह जानना चाहते हैं कि राजू भाई की मृत्यु हुई या हत्या। फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव से, जहां पर 30 नवंबर 1967 को इनका जन्म हुआ। पिता राधेश्याम दीक्षित जो एक बीटीओ ऑफिसर हैं, माता मिथिलेश कुमारी हैं। इनके अलावा एक भाई तथा बहन भी है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। राजू भाई की शुरुआती पढ़ाई फिरोजाबाद में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वह इलाहाबाद चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी एमटेक की पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन इनके पढ़ाई को लेकर भी कई कंट्रोवर्सी है। शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शाम परवाने को जलना सिखाता है, गिरने वालों को होती है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। अब वह समय भी आ गया जब भारत में स्थित सभी विदेशी कंपनियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनके अंदर देश के प्रति भावना तब आई जब राजू भाई अपने पढ़ाई के दौरान रिसर्च के सिलसिले में नीदरलैंड गए हुए थे। वहां पर उन्हें अपने द्वारा किए गए शोध पर बोलना था। लेकिन जब वो अंग्रेजी भाषा में अपना शोध पत्र पढ़ना शुरू किए, तभी उनके एक वैज्ञानिक दोस्त ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम अपनी मातृभाषा में रिसर्च पेपर क्यों नहीं पढ़ते। उनकी इस बात पर राजू दीक्षित ने कहा कि अगर मैं हिंदी भाषा में रिसर्च पेपर पढ़ूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तब उनके दोस्त ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हमारे समझने और न समझने की चिंता आप मत करें। उसके बाद तो राजू भाई की जिंदगी ने एक नया करवट मोड़ लिया। वहां से आने के बाद राजू दीक्षित ने पहला कटाक्ष भारत के शिक्षा प्रणाली पर किया। उनका कहना था कि जब पूरी दुनिया अपने मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड कर रही है तो हम इंग्लिश भाषा में क्यों शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने ठान लिया कि वह भारत में स्थित सभी विदेशी सभ्यता को उखाड़ फेंकेंगे। इसी बीच इनकी मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल से होती है, जिन्होंने यूरोप में कई सालों तक पढ़ाने का कार्य किया था। राजू भाई ने धर्मपाल जी के साथ मिलकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 34,000 से अधिक ऐसे कानूनों को छान डाला जो भारत को लूटने का कार्य करते थे। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इस कानून को भारत सरकार अभी भी चला रही है, जो भारत को कमजोर, भ्रष्टाचार, भुखमरी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। वर्ष था 1999 का, जब राजू भाई की मुलाकात बाबा रामदेव से होती है, जहां पर बाबा रामदेव पूरे भारत में योग फैलाने का कार्य कर रहे थे। वहीं राजू दीक्षित इनके साथ मिलकर काम करने का सोचे और 10 सालों के बाद साल 2009 में दोनों ने मिलकर स्वाभिमान भारत की स्थापना की। और इसके बाद दोनों ने मिलकर शिक्षा पद्धति, देश के संविधान और कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर भाषण दिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। यह वही समय था जब राजू दीक्षित विदेशी कंपनियों को वापस भेजने की तैयारी कर दिए। यह बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का पोल खोलकर उनकी धज्जियां उड़ा दिए। चाहे कंपनी साबुन की हो या खाने पीने की, सबकी पोल खोलकर जनता के सामने रख दिए। एक बार तो इन्होंने पेप्सी को टॉयलेट क्लीनर और पेस्टिसाइड से कंपेयर कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पेप्सी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। राजू भाई की बात पर पूरा भारत विश्वास करता था और राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कोई भी उनके सामने बहस करने का साहस भी नहीं करता था। लेकिन एक सवाल मन में उठता है और शायद आप लोगों के मन में भी उठता होगा कि इतनी कंपनियों के खिलाफ इतना बोलने पर इनके दुश्मन नहीं होंगे। शायद यही कारण है कि वह आज हमारे बीच नहीं है। दिन था 30 नवंबर 2010। इस दिन कुछ ऐसा हुआ कि भारत के लोगों के लिए समय रुक सा गया हो, क्योंकि वह दिन था जिस दिन राजू दीक्षित जी की मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है कि यह सब कैसे हुआ। इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है।
कुछ लोगों का कहना है कि जब वह भारत स्वाभिमान अभियान का प्रचार करके बेमेतरा तहसील के लिए निकले थे, रास्ते में उन्हें पसीना आने लगा था। उनके साथ जा रहे आचार्य दया सागर उनको अपने दुर्ग स्थित आश्रम में लेकर गए। आश्रम में आकर वह सीधे शौचालय गए। काफी देर बाद जब राजीव दीक्षित शौचालय से बाहर नहीं निकले, तब आश्रम में मौजूद लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि राजीव दीक्षित पसीने से भीगे हुए बेहोश पड़े थे। तबीयत में सुधार न होने के कारण उन्हें रात में अपोलो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पर 5 डॉक्टरों की टीम उनके साथ थी। उस रात 30 नवंबर 2010 को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि राजीव दीक्षित के शरीर का बिना पोस्टमार्टम किए ही जनता को यह बता दिया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। जबकि राजीव दीक्षित के साथियों का कहना है कि उनकी मृत्यु विष के कारण हुई थी, क्योंकि मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। उनके प्रशंसक इस घटना के पीछे अज्ञात ताकतों का हाथ बता रहे थे, जिसका पता आज तक नहीं चल सका और उनकी मृत्यु हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस भारत को बदलने के लिए मुहिम शुरू करने वाले राजीव दीक्षित के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और जाते जाते राजीव दीक्षित जी की याद में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। टूटे हैं ख्वाब मगर हौसले जिंदा है, मुश्किल भी इनके आगे आज भी शर्मिंदा है। जय हिंद, जय भारत।